प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र सर और स्वागत है आप सभी का एग्जाम दर्शन पर। आज के सेशन में मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने चल रहा हूं और उस बात का नाम है कैल्शियम। कितना जरूरी है कैल्शियम शरीर के अंदर। आइए कैल्शियम से जुड़ी बातें करते हैं। और आप आजकल हमारा सेशन शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे पता चलता है मेरी मोबाइल से, क्योंकि डाटा तो हमारे पास ही रहता है। ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना आप हमारे प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। ना सोचो आप अपना धर्म भूल जा रहे हो और हम निरंतर उसमें लगे हुए हैं कि आप सभी को कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहें। तो आइए हम आप सभी को आज बात बताते हैं बच्चों कैल्शियम के बारे में। और चूंकि उसमें हमने आप सभी को इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कुछ बात, वहां से बातें रह गई थी। शरीर में खनिज लवण के वितरण की बात बताया था। स्वतंत्र रूप से देखेंगे तो खनिज कहाँ रहते हैं बच्चे? शरीर की कोशिकाओं में। खनिज यौगिक के रूप में कैसे मिलेंगे बच्चों? यौगिक खनिज के रूप में देखोगे तो दो या दो से अधिक खनिज तत्व जब मिल जाते हैं तो यौगिक हो जाते हैं। जैसे देखो सोडियम और क्लोरीन मिल गए, सोडियम क्लोराइड हो गई। जैसे कैल्शियम क्लोरीन मिल गए, कैल्शियम क्लोराइड हो गए। जैसे कैल्शियम और फास्फोरस मिल गए तो कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। इस तरह से यौगिक के रूप में दो या दो से अधिक खनिज होते हैं। कार्बनिक यौगिक के रूप में देखो निर्माण कैसे होगा? कोई कार्बनिक तत्व होगा और साथ ही साथ उसके साथ कोई खनिज लवण होगा। जैसे वसा, प्रोटीन और कार्बोन, इनमें से किसी के साथ या सब के साथ मिल जाएंगे तो कार्बनिक यौगिक बनेगा। जैसे हीमोग्लोबिन में देखो हीम है खनिज, ग्लोबिन है प्रोटीन, कार्बनिक लवण हो गया। फास्फोरस फास्फोप्रोटीन, फास्फोरस लिपिड के साथ, फास्फोरस ग्लूकोज के साथ और लिपिड के साथ, तीनों मिल गए। इस तरह से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। दूसरी बात देखो बच्चे, मुख्य खनिज हमारा कैल्शियम। अब आ जाइए हम इस कैल्शियम की बात करते हैं कि ये हमारे यहाँ किस तरह से है। क्या आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहेंगे मेरे भाई? बोले यस सर, बिल्कुल जानना चाहेंगे। जरा देखिएगा और इस एग्जाम दर्शन को अपना प्यार भी दीजिएगा और चाहते हो कि ऐसा कुछ पढ़े, आप अच्छा और सही दिशा में पढ़ो तो एग्जाम में आप सभी के साथ है। आप आ जाइए एग्जाम युग 24 पर, जहां आपको हमारे ऑनलाइन बैचेस देखने को मिलेंगे। और हमसे संपर्क करने के लिए 93 36 65 64 40। आप आराम से आइए, पढ़िए और इन कंटेंट का यूज भी आप सार्थक वे में कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेंस एग्जाम में कर लो, ब्रीफिंग कर लो, ऐसे क्या इज्जत मिल जाएगी आपको, पूछने की ही बात है। देखिए कैल्शियम कह रहा है, कैल्शियम उपस्थित शरीर के अंदर अन्य खनिज की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। उपस्थिति 2% होती है, मतलब कुल खनिज का आधा। देखो यहाँ हमने आधा लिखा है तो आधा का मतलब कुल खनिज का, ठीक है। किसका मेरे भाई? कुल खनिज का। तो कुल खनिज का ये कैसा होता है? आधा होता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? आधा होता है कुल खनिज का, ये आधा होता है। क्लियर? दूसरा, मात्रा मेरे बच्चे प्रौढ़ों में 1000 से 1200 ग्राम। अगर आपको पता होगा तो शरीर में फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है ये बात आप जरूर बता दीजिएगा। क्या शरीर में फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है ये बात भी बता दीजिएगा हमको अच्छे से। और फास्फोरस के कोई 3 कार्य बता दीजिएगा, ठीक है। कैल्शियम तो हम बता ही रहे हैं, 3 कार्य। अगर ऊर्जा अच्छी दी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम दे देंगे आपको। देखिए प्रौढ़ों में कैल्शियम 1000 से 1200 ग्राम तक। वजन लेकिन यह तय होना चाहिए कि 70 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए, ठीक है। गोदाम, किसका गोदाम? कैल्शियम का। याद रखना किसका? कैल्शियम का गोदाम कौन है? हड्डियां। क्योंकि सर हड्डी में और दांत, देखो यहाँ दांत बना है, बाहरी भाग इनेमल है, आंतरिक भाग डेंटाइन है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है? ये सर हड्डी है, ये दांत है। इसका 99% भाग अगर आप वॉच करोगे तो कैल्शियम के रूप में आप सभी को देखने को मिल रहा। क्लियर? उसके बाद बच्चे देखें 1% कैल्शियम शरीर के कोमल अंगों में, ध्यान दें 1% कैल्शियम कोमल अंगों और ऊतकों में प्रेजेंट होगा। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके शरीर में देखो 27.5 ग्राम कैल्शियम होता है। कुछ बात यहाँ ब्रीफ किया कि शैशवावस्था, वृद्धि की अवस्था, गर्भावस्था, दुग्धपान की अवस्था और दुग्धपान की अवस्था में आप ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम का और फास्फोरस का जो मात्रा होगी वह 1:1 की होगी, मतलब इनका रेशियो 1:1 का होता है, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है इस अवस्था में, चूंकि हमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम चाहिए और अवशोषण के लिए हमें अनुपात इनका 1:1 का होना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि एक ऐसा अनुपात है जो कैल्शियम अनुपात को बढ़ाता है, अवशोषण को। प्रौढ़ व्यक्ति के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 1:2 का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है।
किस व्यक्ति के लिए बच्चे? तो प्रौढ़ व्यक्ति के लिए अनुपात 1:2 का होना चाहिए। देखिए कैल्शियम प्राप्ति के साधन, दूध सर्वोत्तम साधन में से एक है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, चौराई आदि। अनाज में रागी, ज्वार, बाजरा खाइए। रागी अच्छा साधन है, ये क्लियर है? ठीक है, आगे आ जाओ। गरीबों का दूध है ये। अब इधर देख लो भैया, नोट, तिल कैल्शियम का साधन तो अच्छा है, परंतु तिल में कैल्शियम ऑक्सलेट होता रहता है। मतलब और ये कैल्शियम ऑक्सलेट की प्रेजेंट कहाँ होती है सर? छिलके में होती है। अब अगर तिल के छिलके को उतार करके खाएंगे तो वो आपके लिए पौष्टिक है, लेकिन समस्या इस बात है कि छिलके को निकाल दिए तो कैल्शियम निकल गया, अधिकांश कैल्शियम निकल ही जाएगा। इसका मतलब है कि तिल के छिलके में ही हमें देखने को मिलती है व्यापक स्तर पर कौन? तो आपने कहा जी हमें व्यापक स्तर पर देखने को मिलती है कैल्शियम। क्लियर है? ये बात भी क्लियर हो गई। उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ तक किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलो फिर मैंने कहा जी कैल्शियम के कार्य क्या है? तो दो तरह के कार्य देखो कैल्शियम के। एक कार्य यहाँ आप देखो नियामक, निर्माणक कार्य। निर्माण में हड्डी और दांतों का निर्माण, मजबूती और कठोरता देती है। दूसरा शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता करती है, हड्डी की लंबाई और घनत्व को बढ़ाने का काम करती है। और साथ ही साथ मेरे बच्चे तीसरा देखो, हड्डियों का संरक्षण में सहायक करती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव करने का काम करती है। ये बात भी ध्यान रखना। अब मेरे प्यारे बच्चों बात इधर भी आ जाओ। इधर देखो, मांसपेशी संकुचन में सहायक होती है किस रूप में? जब सर ये नियामक का कार्य करती है, जब ये रेगुलेटरी फंक्शन के रूप में होती है, जब ये रेगुलेशन का काम करती है उस दौरान मेरे भाई। ठीक है, अब सुनो, मांसपेशीय संकुचन में सहायक, रक्त स्कंदन यानी थक्का जमाने में सहायक होती है, तंत्रिका संदेशों के संचरण में सहायक होती है, हृदय की गति को नियंत्रित करने में सहायक होती है, एंजाइम और हार्मोन को क्रिया में सहायक होती है, और कोशिका भित्ति की प्रवेश्यता को बनाए रखने में भी सहायता करती है। प्रिय प्यारे बच्चों, मेरी ये बात जो आप सभी से हो रही है, आप सभी को ये बात पता होगी, ये हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ऐसा ही कुछ पढ़ाते हैं, ऐसा ही नहीं, यही पढ़ाते हैं, ये ध्यान रखिए। क्लियर है? हर बच्चा इस चीज को ध्यान रखेगा कि ये एकदम जरूरी है। ठीक है, अब मेरे बच्चों इस चीज को मुझे बताना है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। एक होता है बच्चों दुग्ध क्षार यानी मिल्क एल्कली रोग, वो बेसिकली किसमें पाया जाता है? मिल्क एल्कली रोग जो कैल्शियम से ही संबंधित है, वो किसमें पाया जाएगा ये जरूर बताइएगा। एक होता है इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया, वो मेरे बच्चे किसमें पाया जाता है? जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे आगे ध्यान दो। तो नियामक कार्य हो गया। कैल्शियम प्राप्ति, देखिए कैल्शियम की कमी का प्रभाव, सर कमी हो जाती है तो हाइपोकैल्सीमिया होती है, जिसका सिम्टम्स विशेष रूप से टिटेनी, मांसपेशी ऐंठन, झुनझुनी, कमजोरी। लेकिन अधिकता हो जाती है हाइपर कैल्सीमिया में तो गुर्दे की पथरी, अत्यधिक प्यास, बार बार पेशाब आना, भूख कम आना, कब्ज और मांसपेशी कमजोरी जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। वही मेरे बच्चों ये आपके हैं, रुको नामों हम लिख दिया करें ना बच्चों, नहीं तो लोग कहेंगे कि कॉपीराइट मार देते हैं लोग ना। ये हैं आपके सत्येंद्र सर ना। तो अभी क्या होगा कि गर्भावस्था व धात्री अवस्था, इस अवस्था में कैल्शियम की अगर कमी होती है तो आपकी श्रोणी मेखला सिकुड़ जाती है। देखो ये हमने पहले अभी बड़ा किया था पढ़ाते समय, देखो कैसे था समझ लो आप भी। ये देखिए आपकी मेखला थी, बढ़ी हुई थी, ये आपकी मेखला थी, क्या थी ये? सॉरी, ये कैल्शियम था, बढ़ा हुआ था। जब कैल्शियम कम हुआ तो यही कैल्शियम जो था मेरे बच्चे लिया कौन? बच्चा, क्योंकि ये प्लेसेंटा लगा हुआ है, प्लेसेंटा की सहायता से बच्चा ले लिया कैल्शियम। अब ये जो इसके अंदर का बच्चा है ना मेरे भाई, अब कैल्शियम पाएगा तो ये अपनी ग्रोथ करेगा, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। जब इस बच्चे की ग्रोथ बढ़ेगी, ध्यान देना, तो जाहिर सी बात है इस कैल्शियम का यूज ये करेगा अच्छे से। हाँ जी, और कभी कभी होता क्या है कि हमारी जो प्लेसेंटा है वो गर्भाशय के निचले हिस्से से होकर जाती है। इस समस्या को हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में होता क्या है ये कमेंट करके आप बताएंगे। प्लेसेंटा प्रीविया में कौन सी समस्या आती है ये कमेंट करके आप सभी हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो शैशवावस्था या वृद्धि विकास की अवस्था होती है। इस अवस्था में उचित मात्रा में कैल्शियम ना मिले तो वृद्धि रुक जाती है, अस्थि कमजोर हो जाती है, दांत देरी से निकलते हैं, दांतों का बेडौल होना, शिशु की के सीने का दबा होना, और कबूतर छाती जैसी समस्या, धनुषाकार पैर देखने को मिलते हैं। और मेरे बच्चे ये कंप्लीट समस्या अगर आप देखोगे तो रिकेट्स कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बच्चों?
तो ये कंप्लीट समस्या गुरुदेव के रूप में जानी जाती है, इस बात को भी तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। रिकेट्स कहलाती है। अब बच्चों प्रौढ़ावस्था में अगर ये समस्या आ जाती है तो क्या देखने को मिलता है, ऑस्टियोमलेशिया, जरा सी चोट पर हड्डी का टूटना, अस्थि का देरी से जुड़ना। लेकिन वृद्धावस्था में ये समस्या आएगी तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगी, मांसपेशी क्रिया में शिथिलन देखने को मिलेगी, और कमर का मेरे बच्चे झुकना, कुबड़ का बाहर आना जैसी समस्याएं आप सभी को देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। कब, जब मेरे बच्चे वृद्धावस्था में आते हैं, कुबड़ निकलने की समस्या, हाथ पैर के जोड़ों में दर्द होता है, रक्त का थक्का देरी से जमता है, टिटेनी की समस्या आती है। अब देखो कैल्शियम की कमी का कारण क्या हो सकता है, आहार में कैल्शियम की कमी हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आहार में कैल्शियम की कमी हो सकती है, या पर्याप्त मात्रा का सेवन ही हम ना कर रहे हो, इस कारण से ये समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। दूसरा देखो क्या हो सकता है, दूसरा विटामिन डी की कमी, यानी अवशोषण में विटामिन डी सहायक होती है, अगर ये कम हो जाएगी तो मात्रा घट जाएगी, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन की कमी, जिसे हम लोग हाइपोपैराथायराइडिज्म कहते हैं, कि पीटीएच का मान कम हो चुका हो तो हड्डी से कैल्शियम को रक्त में नहीं भेज पा रही है, ठीक है। उसके बाद किडनी का रोग में कैल्शियम और फास्फोरस के अनुपात का असंतुलन आ जाता है, क्योंकि 1:1 वयस्कों के लिए ये लिखा हुआ हो और 1:1.5 बच्चों के लिए जरूरी होता है कैल्शियम और फास्फोरस। हार्मोनल परिवर्तन, जैसे महिलाओं में रजो निवृत्ति के बाद कैल्शियम कम होने का खतरा, ध्यान दें यहाँ कैल्शियम कम कम का खतरा बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना। यानी मेनोपोज के बाद मेरे बच्चे महिलाओं में कैल्शियम की कमी का खतरा बढ़ जाता है। और कैल्शियम के अवशोषण में कुछ तत्व हैं जो बाधा डालते हैं, कौन से हैं, फाइटिक अम्ल है, ऑक्सैलिक एसिड है, अत्यधिक वसा है आहार की, फाइटेट है, आहार में भूसी की मात्रा अधिक हो गई हो, छोटी आंत का क्षारीय माध्यम हो गया हो, तो ये सभी समस्याएं क्या करती हैं बच्चों, ये सभी समस्याएं आप ध्यान रखना कैल्शियम के अवशोषण में बाधा करती है, ठीक है। दूसरा, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक तत्व कौन से हो सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, सहायक तत्व के रूप में आप विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, सरपेट का अम्लीय माध्यम अवशोषण को आसान करता है, लैक्टोज, दूध का लैक्टोज कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है। चौथा, कैल्शियम फास्फोरस का उचित अनुपात, देखो वयस्कों में ये चाहिए और बच्चों में 1:1 है, या हो सकता है कि 1:2 भी हो सकता है, ऐसा भी दिमाग में रखना, ठीक है। लेकिन खैर जो ऑथेंटिक है उसी को आप रखे रहिएगा। बच्चों प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा। और वहीं पर 6 नंबर पर बात हुई शरीर की वृद्धि और हार्मोन। देखो पीटीएच हार्मोन सक्रिय रहेगा या की सक्रिय उपस्थिति कैल्शियम के अवशोषण को भी बढ़ाने का काम करती है, मतलब कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाती है, अवशोषण को न बढ़ा करके बच्चों कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। कारण कि हड्डी से कैल्शियम को वो लगातार ना अपने पास बुलाता रहेगा कि मैडम ऐसा करो ना कि तुम आ जाओ यार, यूं ना जाओ हमसे रूठ कर, कल तुम्हें मुझसे भी कोई काम पड़ सकता है, दर्द तो तय है कि वो मेरे साथ ही जाएगा, तुम चले आओ तो आराम भी पड़ सकता है, ऐसा कह रहा होगा कैल्शियम। तो ये बात क्लियर हो गई बच्चे। अब उसके बाद देखो नोट में बात क्या है, शैशवावस्था किशोरावस्था कैल्शियम का अवशोषण अधिक होता है क्योंकि आवश्यकता इस दौरान अधिक होती है। भोजन द्वारा प्राप्त कैल्शियम 30 से 40% भाग अवशोषित भी हो जाता है हमारे पाचन तंत्र में। इसका मतलब बच्चों कि कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए या उचित अवशोषण के लिए या उनकी मात्रा शरीर में उचित बनी रहे, उसके लिए जरूरी है हमारा पर्याप्त रूप से कैल्शियम का सक्रिय रहना, पाचन तंत्र का सक्रिय रहना। और चूंकि आंतों का अम्लीय माध्यम तो नहीं, क्षारीय माध्यम अवशोषण को बढ़ाएगी और घुलनशीलता को बढ़ाने का काम जो करती है वो अमाशय करती है। तो आप जल्दी मुझे एक चीज बताओगे कि हमारे अमाशय, प्रश्न है जवाब देना, हमारे अमाशय का माध्यम कैसा होना चाहिए कि कैल्शियम अवशोषण में वृद्धि हो जाए। क्या कहा, अगेन सुन लीजिए हमारे प्रश्न को, हमारे आंतों का माध्यम कैसा होना चाहिए जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा दे सके। क्लियर है? तो वीडियो हमारा बताइएगा कैसे लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसीलिए मैं पूरी क्लास के दौरान बिल्कुल नहीं कहता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ तब मैं आपसे कहता हूँ।
हमारा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताया करिए। हिम्मत मिलती है, थोड़ा ऊर्जा आती है कि बच्चा खुद से वीडियो बनाओ। जब तुम कहोगे ही नहीं कुछ कि सर अच्छा है बुरा है, तो फिर धीरे धीरे आदमी मन हतोत्साहित होता है ना। क्योंकि ऑलरेडी 14-15 घंटे क्लास है, उसके बीच में भी समय काट के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप बताया करिए कैसा है, और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करिए, तब मुझे मिलेगी ऊर्जा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। चलो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।